हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं उसका ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें कि हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 टू प्रॉब्लम नंबर 10 को देखेंगे। और ये इस वीडियो में आप काफ़ी कंसेप्ट को सीखेंगे। सो बने रहिए आव्या क्लासेस के साथ और आइए एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। 4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square of side A, B, C, D of side 10 सेंटीमीटर। सो बेसिकली 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे आपको चार्ज प्लेस किया गया है। ए पर प्लेस किया गया है +2 माइक्रोकुलम, बी पे प्लेस किया गया -5, सी पे +2, डी पे -5। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोकुलम का चार्ज आपको सेंटर पे प्लेस किया गया है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा उस पर। सो देखो कि 1 माइक्रोकुलम पर जो ए पर जो चार्ज है +2 माइक्रोकुलम, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। चूंकि आपको सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। और किस फोर्स से रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा रिपेल। और उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस के इक्वल। सो ये डिस्टेंस यदि d मान लो तो d²। क्लियर है। सो यही हो गया फोर्स। ये वाला जो बॉडी है ये भी चूंकि 2 माइक्रोकुलम है, तो ये भी सेम उतना ही फोर्स इसको इधर फोर्स से धकेलेगा, रिपेल करेगा। सो क्लियरली इस पर जो नेट फोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या लगेगा, 0। वैसे ही बी और डी के कारण देखोगे ये क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। सो और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से ये डी, उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा आपको बी। सो क्लियरली आपको जो नेट फोर्स इस पर होगा, जो सेंटर पर रखा गया है, उसका वैल्यू होगा 0। सो आंसर क्या होगा, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इज 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.7। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये आपको दो पार्ट में है, ए और बी। ए बोलता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। एंड बी है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। सो ये देखो, हम लोग इसका बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, उसको लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। ये आपको इसमें सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है, तो इसका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है कि यदि सडन ब्रेक होगा तो कूलम लॉ फेल होगा। कैसे कूलम लॉ फेल होगा, तो हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और पॉजिटिव चार्ज से मालूम है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो इससे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और इस कारण से यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल, यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखोगे तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल रखोगे तो फोर्स आपको फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स कि -q चार्ज की तरफ लगेगा। अब सपोज करो कि यहाँ पर सडन ब्रेक्स होता है, मीन्स कि ये फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक फिर रहा है, मीन्स कि इसमें ब्रेक है। तो ब्रेक है, तो इस ब्रेक के बीच में यदि कोई आप दूसरा चार्ज पार्टिकल रखोगे, +q रखोगे, +q2 बोलो रखो, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है। फील्ड लाइंस यहाँ पॉइंट O से है A तक, और फिर B से है आगे तक। सो A और B के बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है। सो इफ आप लिखोगे, इफ फील्ड लाइंस हैव सडन ब्रेक, then during the break region, आप इसको क्या बोलोगे, ब्रेक रीजन। इस फिगर को भी बना देना। सो ड्यूरिंग द ब्रेक रीजन, या बोलो कि इन बिटवीन द ब्रेक रीजन देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। ठीक है। सो एक चार्ज पार्टिकल को आप प्लेस किए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। और ये क्या है, इट इज कॉन्ट्ररी टू कूलम लॉ।
कूलम्स लॉ के अगेंस्ट है, बिकॉज आपको मालूम है कि कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो कितना भी दूर रखोगे उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सो यदि r का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा ना, r का वैल्यू इतना हाई कर दो कि ऑलमोस्ट वो इन्फिनिटी हो जाए, बहुत लार्ज हो जाए, तभी फोर्स आपको जीरो के इक्वल होगा, या फिर भी आपको जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो जीरो की तरफ टेंस करेगा। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट तो और ज़्यादा आसान है। ये बोल रहा है कि टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कभी क्यों नहीं करता। देखो बहुत ही आसान है। सपोज करो कि एक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरा फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये इसने इन दोनों को क्रॉस किया। सो क्रॉस किया तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। देखो आपको मालूम है यदि कोई फील्ड लाइन ऐसे है तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इस तरफ इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखते हो, इस पर निकालने के लिए फिर आप ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख रहे हो, इस पर आपको इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स कि फील्ड लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए जो उसका टेंजेंशियल पॉइंट लेते हो। सो यदि पॉइंट ओ के बारे में बात करोगे तो इस पॉइंट पर आपको इस कर्व के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इस कर्व के अनुसार इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग इस तरफ होगा। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन दिखा रहा है। So आप बोलोगे if two field lines cross each other at a point, then the electric field at that point will show in two directions, which is not possible. Hence two field lines never cross each other. Clear है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.8। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो बोल रहा है कि दो टेस्ट चार्ज है, एक है QA जिसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, डेट इज 3 इंटू 10 टू पावर 6 कूलम, और दूसरा आपको QB है जिसका वैल्यू है आपको -3 माइक्रोकूलम, डेट इज -3 इंटू 10 टू पावर 6 कूलम। ये आपको 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम में रखे गए हैं, और आपको सेंटर पर इनके निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो एक साइड से इसका जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, डेट इज 10 × 10⁻² मीटर होगा। दूसरे साइड से भी डिस्टेंस यही होगा। सो दूसरे साइड से भी डिस्टेंस होगा 10 × 10⁻² मीटर। क्लियर है? सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। सो पॉजिटिव चार्ज QA के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जबकि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है। मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। देखो +Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रेडियली आउटवर्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर निकालोगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर देखोगे तो इस डायरेक्शन में, जबकि आप -Q में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी पॉइंट पर यदि यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, निगेटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पर देखोगे तो निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में। सो यहाँ पर QB के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी के अलोंग रहेगी। सो अब QA के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप बोलोगे EQA, और इसका वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूला आपको मालूम है, Q चार्ज के लिए क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, r² के r क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। सो और EQB क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको देखो
ए बाई आर स्क्वायर कर दो और ये क्यू बी बाई आर स्क्वायर कर दो, जहाँ आर का वैल्यू ये है, सेम है दोनों के लिए। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/4πε0 हो गया 9×10⁹ और चार्ज का वैल्यू कितना है 3 माइक्रो कूलम। यह होगा 3×10⁻⁻6 कूलम, ये भी होगा 3×10⁻⁻6 कूलम। सो ये हो जाएगा 3×10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 10⁻⁻1। सो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, डेट इज ये हो गया 27×10⁻3 डिवाइडेड बाय 10⁻2, डेट इज 27×10�5। अब इसका बताओ यूनिट क्या होगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E = F/Q। सो क्लियरली ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा। सो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। और सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू भी निकालोगे तो सेम टर्म है। सो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 27×10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसका आप डायरेक्शन भी आपको बोलना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आप बोलोगे इसका डायरेक्शन क्या है, देखो इस तरफ है तो बोलोगे, यदि ये ए है और ये बी है तो बोलोगे एलोंग ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन बोलोगे। या इसको आप ओ बोलोगे तो बोलोगे एलोंग ओ बी लाइन, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे ही इसको भी आप क्या बोलोगे, एलोंग ओ बी लाइन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 27×2×10⁵ न्यूटन पर कूलम, डेट इज 54×10⁵ न्यूटन पर कूलम, डेट इज 5.4×10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये बी पार्ट बोल रहा है कि कोई एक निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5×10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट जो कि सेंटर पॉइंट है वहां पर। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने देखा कि सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, वो ओ से बी के लॉन्ग है, ए से बी के लॉन्ग है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 5.4×10⁶ न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर यदि एक चार्ज रखा जाए, सपोज करो कि यहाँ पर मैं जो निगेटिव चार्ज के बारे में बाद में देखेंगे, पहले सपोज करो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने रख दिया क्यू। सो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ही लगता है। सो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, एलोंग ओ बी लगेगा। और यदि निगेटिव चार्ज रखा जाए इस पॉइंट पर, आप नीचे मत समझ लेना, यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड होगा F = Q × E। Q का वैल्यू दिया गया 1.5×10⁻⁹ और E का वैल्यू क्या दिया है 5.4×10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, ये कूलम हो गया, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, सो न्यूटन के इक्वल हो जाएगा इसका यूनिट। क्लियर है। सो 1.5 × 5.4 ये इसका वैल्यू कितना होगा, आपको होगा 8.1। सो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या बोलोगे, एलोंग OA। ठीक है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी सोच सकते हो। देखो चार्ज का वैल्यू कितना है, चूंकि निगेटिव टेस्ट चार्ज है तो लिखोगे -1.5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये हो गया। और F का वैल्यू F = Q × E होता है। आप यदि इस डायरेक्शन को x एक्सिस समझोगे तो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है I। सो ये हो जाएगा -8.1 × 10⁻³ न्यूटन I। और ये आप माइनस साइन आने का मतलब क्या है, ये -I है और -I क्या होगा आपको इस डायरेक्शन में होगा। सो क्लियर है, आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.9।
A system has two charges, QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point A, जहाँ A का ये कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड B, ये B का कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. पहले हम लोग फिगर बनाते हैं. सो फिगर में आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आप एक्सिस बनाओ. सो एक्स एक्सिस में ये लूँगा तो वाई एक्सिस क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा. ये वाई एक्सिस मान लो, तो जेड एक्सिस किस तरफ होगा. कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है कि जेड अंदर होगा या बाहर होगा. सो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को एक्स की तरफ रखो और उसको वाई की तरफ आप कर्ल करोगे तो देखोगे थंब आपको बाहर की तरफ दिखाएगा. सो थंब आपको जेड एक्सिस की तरफ दिखा रहा है. ठीक है. सो ऐसे करके आप जेड एक्सिस का पॉइंट आउट कर लिए. अब माइनस जेड होगा. सो माइनस जेड किधर होगा, आपको अंदर की तरफ होगा, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे. ये क्या है, प्लेन के अंदर में है. और माइनस एक्स वैसे ही इस तरफ माइनस एक्स होगा और इस तरफ क्या होगा, माइनस वाई होगा. ठीक है. अब पहला पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस 15. मीन्स कि एक्स और वाई का वैल्यू है 0 0 और जेड का वैल्यू है माइनस 15. मीन्स कि इस लाइन पे होगा. क्लियर है. बिकॉज इस लाइन पे x का भी वैल्यू 0 होगा, y का भी वैल्यू 0 होगा और ये जो आपको ओरिजिन है इससे 15 सेंटीमीटर अंदर में है, इसलिए माइनस 15 हो गया. वैसे ही ये आपको प्लस जेड पर है और ये पॉइंट जहाँ A था ये पॉइंट B है. B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 प्लस 15. क्लियर है. 15 सेंटीमीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में ही दिखा रहा हूँ. सो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज इस सिस्टम का क्या है. सो टोटल चार्ज इस सिस्टम का होगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया QA प्लस QB, डेट इज 2.5 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है. सो इन दोनों को जोड़ोगे तो इक्वल चार्ज है तो कैंसिल कर देगा. सो नेट चार्ज हो गया सिस्टम का 0 कूलम, यदि इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हो. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो यदि कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q हो और उतना ही निगेटिव चार्ज माइनस Q हो तो एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको P से हम डिनोट करते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये क्या होता है, Q इंटू डी. डी क्या है, डी आपको है डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q के लॉन्ग. अब फिर से ध्यान दो, डी का क्या 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 डायरेक्शन है, माइनस Q चार्ज से, निगेटिव चार्ज से प्लस Q के तरफ. सो ये हो गया. और Q क्या हुआ, आइदर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ले लो या निगेटिव चार्ज का वैल्यू ले लो. सो आपको यदि इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में P का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा. देखो चार्ज का वैल्यू ये दिया गया है तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. और डी डिस्टेंस क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस. सो ये कितना हो गया, ये आपको 15 सेंटीमीटर है, ये आपको फिर से 15 सेंटीमीटर, डेट इज 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.3 मीटर. सो ये हो गया आपको 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर. अब आप इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये क्या है, कूलम मीटर. क्लियर है. सो लिखोगे आप आंसर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम मीटर एलोंग. देखो कौन से डायरेक्शन में होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के एलोंग. मीन्स कि इस डायरेक्शन में होगा एलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस. समझ गए, आसान प्रॉब्लम था. आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10,
An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 10 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. So इस प्रॉब्लम में आपको मालूम करना है कि यदि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा. सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. आपको मालूम होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E. That is, torque on dipole is equal to cross product of dipole moment and electric field. अब ये देखो कि बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट तो दिया गया, ये अलाइंड है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर इससे दिखाया है. अब इससे 30 डिग्री बना रहा है. सो 30 डिग्री एंगल कैसे देखोगे? देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पहले देखोगे. सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मीन्स कि इस डायरेक्शन में. सो ये डायरेक्शन आपको 30 डिग्री एंगल बना रहा है. अब इस डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट टॉर्क क्या लगेगा, उसको हम लोग देखते हैं. सो नेट फोर्स के लिए देखो ये प्लस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा. सो फोर्स इसी तरफ लगेगा. फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू E. क्लियर है? और डायरेक्शन भी यहां से आपको दिखाया गया है. और यदि ये माइनस चार्ज पर आप फोर्स की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. सो इस पर फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? QE इसी डायरेक्शन में. क्लियर है? मैं यहाँ पर माइनस साइन लिखा नहीं हूँ क्योंकि आपको फोर्स लगेगा माइनस QE इस डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि QE इस डायरेक्शन में. समझे या नहीं समझे? अब इस पर नेट फोर्स, इस सिस्टम की बात करोगे तो एक सिस्टम है ये. इस पर नेट फोर्स क्या है? आपको QE राइट हैंड साइड में लग रहा है और QE लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, मीन्स कि नेट फोर्स 0 है. लेकिन इस पर नेट टॉर्क क्या लगेगा? क्या इस पर नेट टॉर्क का भी वैल्यू 0 होगा? नहीं. आप खुद भी फील कर सकते हो कि एक रॉड ले लो और रॉड के दोनों एंड पर दो आप कोई एक बॉडी रखो और एक को इधर खींचो, एक को इधर खींचोगे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा. और रोटेट होकर के ये चाहेगा कि ये ऐसे हो जाए, मीन्स कि माइनस क्यू चार्ज इधर हो जाए, प्लस क्यू चार्ज इधर हो जाएगा. मीन्स कि ये जो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए. और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी पर नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाता है, नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है. और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, कुछ एंगल बनाते रहेगा, तब टॉर्क का वैल्यू होगा P क्रॉस E. सो हम लोग बोलेंगे PE साइन थीटा. क्लियर है? सो आप मैग्नीट्यूड निकालो. P का वैल्यू क्या होगा? Q इंटू D, डिस्टेंस इंटू साइन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा. सो अब देखो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम मीटर. सो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 आपने लिख दिया P का वैल्यू. E का वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10 टू पावर 4 और साइन थीटा साइन 30 डिग्री हो गया 1/2. सो ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर. डेट इज 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर. सो क्लियरली आप टॉर्क का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हो. आपको टॉर्क निकालने में कोई भी डाउट हो ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेरा एक पूरा अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखोगे तो उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ. आप उसको देखोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, अलग अलग केस समझ में आ जाएगा. यदि प्लस क्यू चार्ज इस तरफ हो, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ हो, तो आपको क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में है. तो आप देखोगे इस केस में भी नेट फोर्स आपको, नेट फोर्स जो है वो भी आपको 0 है, नेट टॉर्क भी आपको 0 है. बट ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये आपको क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको हल्का सा भी रोटेट करोगे ना, हल्का सा भी इसको मूव करोगे, ऐसे से ऐसे कर दिए या ऐसे कर दिए, हल्का सा भी मूव करोगे तो अल्टीमेटली ये घूम करके फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में चेंज हो जाता है. सो आई थिंक ये आप अच्छे से समझ गए होंगे. आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखेंगे. आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.